सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार। मेरे बच्चों को पढ़ना है, बस इतना मुझे कहना है, वरना कसम से वोट न देंगे तुमको अब की बार। शिक्षा सस्ती कर। नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जब शिक्षा सस्ती कर सरकार पीछे गाना चल रहा था तो आपको भी ऐसा लग तो जरूर रहा होगा कि शायद ये गाना आपके लिए ही बज रहा हो। आप भी फीस देते देते तो परेशान हो ही गए होंगे। आप सोचिए कि आपके आसपास कोई सरकारी स्कूल ही ना हो, हर स्कूल प्राइवेट हो, हर टीचर प्राइवेट हो। क्या नई शिक्षा नीति ऐसा चाहती है या फिर नहीं? आप सोचिए कि सारंडा के जंगल में अगर कोई प्राइवेट स्कूल हो तो भला वो शिक्षा कैसे देगा? क्या ये सब वैसे ही चलेगा जैसा अब तक चलता आया है, या फिर सब कुछ बदल जाएगा? ये सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि नई शिक्षा नीति भले 2030 तक पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य है, पर सवाल यह है कि लागू होने पर आखिर बदलेगा क्या? बहुत सारे सवाल हैं, कई ऐसे सवाल हैं, और ऐसे ही 12 सवाल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी रखे। सबसे पहले उन 12 सवालों को देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति पर सीएम के 12 सवाल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वीसी में सीएम ने रखे 12 सवाल। सवाल नंबर 1, सबसे बड़े स्टेक होल्डर की भूमिका क्या? क्योंकि समय भी काफ़ी पाबंदी है, इसमें 3 मिनट का समय, देश के आज़ाद होने के बाद का ये तीसरा मौका है जब इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और 30-34 वर्षों में, और 3 मिनटों में कैसी बातें रखेंगे, थोड़ा सा दिक्कत है। थोड़ा समय हो सकता है कि 2-4-5 मिनट में अधिक लूँ, क्षमा चाहूँगा इसके लिए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, ये नई शिक्षा नीति पर जो आज चर्चा हम कर रहे हैं, ये इसके लिए तो मैं सर्वप्रथम केंद्र सरकार को बधाई देता हूं, चूँकि इसके सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि इस नीति में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो राज्य सरकारें हैं, क्योंकि सभी चीज़ों को धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों को ही होनी है, उन्हीं को करना है। इसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ दिया जाए, अगर उसे नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान का कारण भी भविष्य में बन सकता है। सवाल नंबर 2, पारदर्शिता और परामर्श की व्यवस्था क्या? तो अगर प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के समय वो बहुत अच्छी चीज़ें उभर के आती हैं, लेकिन जब हम इसको रेप्लिकेट करते हैं तो ये बहुत बुरा प्रभाव भी दिखाता है। मुझे लगता है कि राज्य सरकारों के साथ, शिक्षाविदों के साथ, शिक्षकों के साथ, और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं देश के अंदर, और यहाँ तक छात्रों को भी इस नई नीति में शामिल करना चाहिए। उनसे भी विचार विमर्श करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता होनी चाहिए। और चूँकि ये समवर्ती सूची का विषय भी है और स्टेक होल्डर भी राज्य सरकारें हैं, और पारदर्शिता और परामर्श इसमें मुझे लगता है कि अत्यंत आवश्यक है। सवाल नंबर 3, राज्यों के सवाल का जवाब कौन देगा? साल के बाद फिर नई तरीके से भी लोग सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। 30-40 सालों के लिए ये योजनाएं बन रही हैं, और इसमें बहुत सारे वर्ग इसमें आते हैं लोग। हम जानते हैं कि हमारे देश की जो बनावट है, हमारे देश का जो व्यवस्था है, और देश में जो लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरीके से है। इस दस्तावेज में जो चीज़ें देखी गई है या देख रहा हूँ मैं, उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही है जहाँ पर हमको कई चीज़ें सोचने पर मजबूर करती है। सवाल नंबर 4, राज्यों का हिस्सा क्या? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में के बीच में जो आज तक का जो
शिक्षा की व्यवस्था में जो संबंध रहे हैं उसमें खास तौर पर जो आर्थिक व्यवस्था है जिसमें धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर वहन करती हैं। मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से स्थिति बनी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो समन्वय बना, पहले 75-25 का रेशियो होता था, फिर बाद में के वो जल करके राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ने लगा और धीरे धीरे ये इस तरीके से होने लगी। लगता है कि आने वाला समय में पूरी बोझ राज्य सरकारों को ही उठानी पड़ेगी। इसमें इतने बड़े रिफॉर्म्स में किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी, ये स्पष्टता नहीं है, ये स्पष्ट होना चाहिए था। सवाल नंबर 5, क्या निजीकरण के बाद संघीय ढांचे को चोट नहीं पहुंचेगी? प्रधानमंत्री देश की मजबूती के लिए राज्य की मजबूती के सिद्धांत के पक्षधर हैं और इस पॉलिसी में जिस तरीके से निजीकरण की भी कुछ बातें आई है, उस निजीकरण से थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमारे जो फेडरल सिस्टम है उसमें थोड़ा सा कहीं आघात ना हो, ये भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां ये जो हमारे बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल जैसे राज्यों के लिए जो इसकी भौगोलिक संरचना कुछ इस तरीके से है, जहां पर इस तरीके की कार्य योजनाओं को लागू शायद हम करने में बहुत हमें कठिनाइयां होंगी, क्योंकि प्राइवेट संस्थाएं जंगलों में आके नहीं लगाएंगी। अगर किसी भी तरीके से आती भी हैं तो उस जगह पर आएंगे जहां लोगों की संख्या अधिक हो, घनत्व अधिक होगा। सवाल नंबर 6, शिक्षकों के अभाव से कैसे जूझेंगे? कैसे इस पॉलिसी में मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्टों के विषय में भी कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी खोलने की बात कही गई है, वो किस तरीके से होगा ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी हमारे पास शिक्षकों का जो अभाव है, जिस तरीके से कहा जाए कि अभी हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से पसार रखा है, इसको अभी हम समेट भी नहीं पाए हैं, हम एक नई रास्ते की ओर जा रहे हैं। सवाल नंबर 7, हर वर्ग को लेकर कैसे चलेगी सरकार? हम जानते हैं, जैसे कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, लगभग देश में 14 करोड़ लोग किसान हैं, 10 करोड़ लोग जो भूमिहीन हैं, 15 करोड़ लोग जो खेतीहर मजदूर हैं, जिनके पास मजदूर तो है लेकिन उनके पास ज़मीनें नहीं हैं। ऐसी स्थिति है, तो इसमें बहुत बड़ा वर्ग और इसके साथ साथ जो हमारे देश के अंदर आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर की जो संख्या है, आदिवासी पिछड़ों की जो संख्या है लगभग 70 से 80%, वो किस तरीके से सरवाइव करेंगे इस नई नीति में, ये भी स्पष्ट इस पे नहीं है। सवाल नंबर 8, क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शिक्षक कहाँ हैं? मुझे लगता है कि पॉलिसी जिस तरीके से, जहाँ तक मैं गलत ना हूँ, तो पहले ये पॉलिसी लगभग 400-500 पन्नों का बना था और अभी ये पॉलिसी 100 पन्नों पे आया हुआ है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का सवाल होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसमें कहीं ना कहीं जो चुनौती है, उस चुनौती के लिए बहुत माइक्रो लेवल में बात करने की आवश्यकता है। इस पे अच्छी बात है एक जो आप लोगों ने इस पे चिन्हित किया है, क्षेत्रीय भाषाओं को, अपनी भाषाओं को पढ़ने की बात, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इसमें भी चुनौती है, जिसमें कुछ इस नीति में जो मैं देख रहा हूँ कि जो 8वीं अनुसूची में दर्ज जो भाषाएं हैं उनको हम आगे बढ़ावा देंगे, लेकिन जो भाषाएं और जो बोली जाती हैं जो अभी 8वीं अनुसूची पे नहीं है, शामिल हैं, उन सब के साथ क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा चुनौती होगा। वो किस तरीके से कल बातें समायोजित की जाएंगी, ये भी मुझे लगता है कि इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए ना हमारे पास सामग्री पूर्ण रूपेण है, ना हमारे पास शिक्षक हैं और ये एक बहुत बड़ा तबका कहीं इसमें उनके साथ अन्याय ना हो, ये भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सवाल नंबर 9, सारंडा, बस्तर जैसी जगह में पढ़ाई कैसे होगी? तक मैं जानता हूं, देखिए 2010-11 में शिक्षा नीति को निजीकरण को लेकर के बात लाई गई थी और मुझे लगता है कि अभी मौजूदा केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उस समय
आप लोगों ने इस निजीकरण का पुरजोर विरोध किया था, इसका विरोध हम लोगों ने भी किया था। इसलिए ये सिर्फ राजनीतिक कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको जन भावनाओं के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है उसके साथ हम आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हमारे देश का जो लोगों का आय का जो स्रोत है, मुझे लगता है, जहां मैं लगभग थोड़ी बहुत आंकड़े जानने की कोशिश कर रहा हूं, 7-8 हज़ार रुपये का लोगों का आमदनी है। और जो कॉलेजेस लाखों रुपए उनके फीस के हों, तो वहाँ पर हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब किसान का मजदूर कैसे पढ़ेगा, ये थोड़ा कहना बड़ा मुश्किल है। और ये प्राइवेट एजेंसी झारखंड में सारंडा में कैसे खोलेंगे, हमारे बस्तर में कैसे खुलेगा, कालाहांडी उड़ीसा में कैसे खुलेगा, बंगाल के जंगल महल में कैसे खुलेगा, इन सब विषयों पर मुझे लगता है समेकित चर्चा होनी चाहिए। सवाल नंबर 10, राजस्व अगर केंद्र का तो राज्यों का क्या? लोगों को कॉन्फिडेंस मिले और हमारी जो सुझाव हैं उन सुझावों को थोड़ा गंभीरता से लिया जाए। हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है, वैसे भी आज के दिन में अर्थव्यवस्था का धन संग्रह की सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार के ऊपर है। लगभग अधिकतर धन संग्रह का कार्य केंद्र सरकार करती हैं। इसमें राज्य सरकार के साथ कैसे समन्वय बनेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स हैं धन संग्रह करने के लिए। सवाल नंबर 11, रोजगार और शिक्षा साथ साथ कैसे चलेंगे? क्योंकि पढ़ाई का सीधा संबंध रोजगार से है। अगर बच्चों को पढ़ाई में रोजगार की अगर ये नहीं दिखेगी, आखिर वो इस शिक्षा को किस तरीके से ग्रहण करेंगे, किस तरीके से ज़्यादा समय दे पाएंगे। हालांकि इसमें ये कुछ चीज़ें दी गई है कि जो इस वोकेशनल कोर्सेज का भी जिक्र है, लेकिन जब बच्चों को उसमें अपने रोजगार की ये नहीं नज़र आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा समय दे पाएंगे। क्योंकि गरीब मजदूर किसानों का सर्वप्रथम रोजगार प्राथमिकता होती है, और इसलिए इस ये में रोजगार भी साथ साथ में चलता तो मुझे लगता कि एक अच्छा संकेत होता। और सवाल नंबर 12, बच्चों को आखिर जाना किधर है? आ रही है, हमें ये बात भी स्पष्ट करना होगा, जो मौजूदा हालात है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, और इस नीति में बच्चे को किस ओर जाना है ये भी कुछ स्पष्ट इसमें होना चाहिए था, जो इसमें कमी दिखी है। तो मुख्यमंत्री के 12 सवाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दोनों मौजूद थे। नई शिक्षा नीति पर चर्चा हो रही थी, लेकिन इस चर्चा के शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि आपने जो 3 मिनट दिए हैं, मेरे पास सवाल इतने ज्यादा हैं कि वो 3 मिनट इन सवालों को कम से कम समेट नहीं सकते। उन्होंने क्षमा भी मांग ली इसके लिए कि भाई थोड़ा सा वक्त तो ओवर होगा, मेरे सवाल इतने हैं और शायद अब केंद्र को चाहिए कि इन सवालों के जवाब ढूंढे। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, थोड़ा इसे समझने की भी कोशिश करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे शिक्षाविद हैं डॉक्टर राम प्रवेश जी, हमारे साथ शामिल हैं, डोरंडा कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल भी हैं। बीजेपी से कुणाल षडंगी साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर तनुज खत्री जेएमएम से हैं, और राजीव रंजन साहब हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर राम प्रवेश आपके पास आता हूं, समझने की कोशिश करता हूं नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से 12 सवाल है। उसमें से कुछ मुख्य सवाल ऐसे थे कि नई शिक्षा नीति में कहीं कहीं निजीकरण का भी क्लॉज है। अगर निजीकरण होता है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो फेडरल सिस्टम, एक संघीय ढांचा है, क्या उस संघीय ढांचे में टकराव नहीं होगा? क्या आम लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा? उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि सारंडा जैसी जगह पर जहां पर 1 या 2 बच्चे स्कूल में आते हैं, वहां पर सरकार तो स्कूल चला रही है, पर क्या कोई निजी संस्था आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर 2 बच्चों के साथ स्कूल चलाएगी? इसके अलावा अगर धनराशि की बात होती है तो रेवेन्यू का 90%, 80% हिस्सा केंद्र के पास जाता है, राज्य के पास मात्र 20% आता है। तो उस लिहाज से भी नई शिक्षा नीति में कुछ भी ऐसा डिफाइन नहीं किया गया। तो नई शिक्षा नीति को आखिर हम देखें कैसे? डॉक्टर राम प्रवेश। नई शिक्षा नीति जो अभी आई है, एक्चुअली
सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें ये लगी कि बजटरी प्रोविजन को बढ़ाया गया। पहले अभी तक हम 4% जो खर्च करते थे, अभी 6% इसको किया गया। कुछ बातें इसमें ऐसी हैं, जैसे 7 पॉइंट पर बहुत जोर दिया गया है कि हम सब्जेक्ट में कोई सभी सब्जेक्ट को समान रूप से रेस्पेक्ट देंगे। टेक्नोलॉजी के केस में भूमिका अहम होगी, वोकेशनल कोर्सेज की भूमिका होगी, टीचर्स के जो उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था सही होगी। लेकिन आपने जो सवाल उठाया और जो झारखंड के मुख्यमंत्री ने जो सवाल उठाया है, ये बात तो सही है, क्योंकि मुझे याद है कि 1986 में जब नई शिक्षा नीति आई थी राजीव गांधी जी के टाइम में, उस समय, बल्कि अभी जो हुआ उसके अलग हमने देखा था। उस समय मैं रांची यूनिवर्सिटी में था, तो उसमें देखा था कि अलग अलग जगहों पर सब यूनिवर्सिटी में सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे। एफिलिएटेड कॉलेज के टीचर हों, चाहे वो स्कूल के टीचर हों, सबको बुलाया जाता था, सबकी बातें सुनी जाती थी। तो आपने जो आज बात उठाया है, ये निश्चित रूप से ये बात आज भी वही की वही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम कई स्तरों पर बटा हुआ है। आपने जो सरंडा की बात कही, सरंडा जैसे कई इलाके हैं, आप पलामू में चले जाइए, आप साहिबगंज में चले जाइए, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर स्कूल की व्यवस्था जो है वो प्राइवेट हाथों में भी नहीं, अगर सरकार के हाथों में है तो भी दयनीय है। अगर प्राइवेट हाथ में है तो उनकी कुछ प्राइवेट वहां जा भी नहीं पाते, चूंकि वहां पेइंग कैपेसिटी नहीं है लोगों की, उनको उतना पे नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई भी जो बड़े घराने उस क्षेत्र में नहीं जा पाते। तो ये तो आज भी बनी हुई है, और बनी हुई इस पर निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जो इस नई शिक्षा नीति में भी नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो चलिए एक इस बार पर विचार, ये तो विचारणीय प्रश्न है ही। बिल्कुल बिल्कुल। कुणाल षडंगी साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल साहब, नई शिक्षा नीति सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जिस तरीके से इसके क्लॉज हैं, आज मुख्यमंत्री को अभी आप भी सुन रहे होंगे, आपने दिन में भी सुना होगा, 12 सवाल उन्होंने केंद्र से किया। अगर शिक्षा नीति को स्ट्रांग बनाना था तो शिक्षा नीति लागू करने से पहले ही केंद्र को, राज्य सरकारों को भरोसे में लेना था, भरोसे में लेकर के और हर किसी से सजेशन भी लेना था, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो निजीकरण का क्लॉज है, मुख्यमंत्री के मन में यह सवाल है, और यही सवाल शायद हर किसी के मन में होगा, कि अगर प्राइवेट कंपनियों को आप शिक्षा में जगह दे रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा झारखंड जहां पर आसपास हर स्कूल प्राइवेट स्कूल होगा, कोई सरकारी स्कूल नहीं होगा, और प्राइवेट एजेंसियों से आप प्रॉफिट मोटिव की स्थिति तो देख रहे हैं कि अभी प्राइवेट स्कूलों की क्या स्थिति है। तो हम क्या उम्मीद करें? क्या निजी संस्थान सारंडा, आप तो चूंकि ऐसे क्षेत्रों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, ये तो आपका क्षेत्र है, सारंडा जैसे जंगलों में, बहरागोड़ा के दूर दूर के जंगलों में जाकर के, और क्या वहां पर प्राइवेट कंपनियां स्कूल चलाएंगी जहां 2-2 और 3-3 बच्चे आते हैं? कुणाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपके सवालों का जवाब देने के पहले, आपने 12 सवाल चलाए हैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूछे हैं जी। मैं उनसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। उनके अपने मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री महोदय ने इंटर में फिर से एडमिशन लिया है ताकि वो इंटर की शिक्षा ग्रहण कर सके। इसी से पता चलता है राज्य सरकार के लोग और उनके मंत्री कितने प्रेरित हैं नए एजुकेशन पॉलिसी से। यही तो एनईपी 2020 कह रहा है कि ना जात का हो बंधन, जो एक गजल थी, तो उसी तरह से ना उम्र की सीमा हो, ना मंत्री पद का हो बंधन, जब कोई शिक्षा लेना चाहे तो देखे केवल मन। यही तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की विशेषता है। अब मैं आपके पहले प्रश्न पर आता हूं, जिसमें आपने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, कि निजीकरण किया जा रहा है। ये आपका पहला सवाल था या दूसरा सवाल था? पहला ही सवाल था, ये मेरा पहला ही सवाल था। पहला सवाल। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों को आज निजीकरण शब्द से इतनी दिक्कत हो रही है, क्या वो गीता पर हाथ रखकर कसम खा सकते हैं कि उनके बच्चे निजी स्कूलों में नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए? निजीकरण को सीधे तौर पर इसलिए नकार देना कि चंद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने कुछ नियमों को तोड़ा है, इसलिए पूरी तरह से शिक्षा में निजी कंपनियों को या प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल एक नकारात्मक नजरिया है जिससे बचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहीं ना कहीं भारत में हैं और लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर के
इंस्टीट्यूशंस को कॉम्पीट करते हैं। और अगर वैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को या वैसे निजी संस्थानों को शिक्षा के क्षेत्र में लाने की कवायद हो रही है, तो उसकी मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था हो रही है ताकि वो कोई गलत काम नहीं कर पाए। इसलिए अभी से ये बिल्कुल जल्दबाजी है कि निजीकरण के नाम पर आप खड़े हो जा रहे हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। तो प्राइवेटाइजेशन अगर तरीके से इंप्लीमेंट कराया जाए तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। और जहां तक फीस और अन्य विषय हैं, ये राज्य सरकार को भी देखना है कि उनके राज्य में निजी जो विद्यालय हैं उनको कितनी छूट मिली हुई है। यहां तो शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि उनकी बात ही कोई निजी विद्यालय नहीं सुनता है। तो अपने कंट्रोल को आप इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं और दोष आप केंद्र सरकार की पॉलिसी को दे रहे हैं। और आपका एक पहला सवाल था, क्या वो आप दोहराइएगा निजीकरण के अलावा? एक और प्रश्न जो आपका था, सवाल ये था कि आखिर राज्यों की इसमें भूमिका क्या रहने वाली है। मुख्यमंत्री का सवाल ये था कि राज्यों की, चूंकि जी मैं उस पर आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे पर प्रहार है और ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, शिक्षा जो है कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, इसलिए राज्य सरकार के जो विचार है उन्हें भी सुना जाना चाहिए था। मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार को यह बताना चाहूंगा कि 2 लाख सजेशंस लिए गए हैं इसके लिए। किससे? और कम से कम 5 सालों में 2015 से ये किससे मैं बता रहा हूं, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से, देश भर के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से, शिक्षाविदों से, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, ब्यूरोक्रेट से, बिजनेसमैन से, हर वर्ग से 2 लाख से ज्यादा सजेशन लिए गए हैं 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से। और आपको इसमें प्राइवेटाइजेशन का सुझाव मिला? और 5 साल और इसमें आपको प्राइवेटाइजेशन का सुझाव मिला? प्राइवेटाइजेशन का सुझाव में कोई गलत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन जो आप कह रहे हैं कि सरकारी विद्यालय बंद हो जाएंगे, ये बेतुकी बात है, इसका कोई बेसिस नहीं है। सरकारी विद्यालय अपना काम करेंगे। जो हमारे गैप है, जो हमारी जनसंख्या है, उसको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जिस अनुपात में इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है वो बिना प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के संभव नहीं है। इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि सरकारी संस्थान बंद होने वाला है। 7 साल में प्राइवेट प्लेयर्स को कंट्रोल करने के लिए आपने कौन सी नीति बना ली? बहुत सारी नीतियां हैं आपके राज्य में, अगर आप लागू नहीं कर पा रही है तो आपकी शिक्षा 5 साल तो आपकी सरकार थी, 5 साल तो आपकी सरकार थी यहाँ पर, 6 महीने में वो लागू नहीं हो रही है, 5 साल आपकी सरकार में। चलिए, भी कंट्रोल की गई है, उस समय पर भी कंट्रोल किया गया है। ये राज्य सरकार का विषय है, इसको केंद्र पर न डाला जाए। चलिए तनुज भाई, सुना आपने कुणाल भाई को? जी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ना परामर्श है, ना चर्चा है, ना विचार विमर्श है और ना ही पारदर्शिता है। अगर हम शिक्षा नीति की बात करेंगे तो एक लंबे अंतराल के बाद 34 साल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके बाद नई शिक्षा नीति को देश के सामने रखा गया है, जिसमें ना, चूंकि ये कनकरेंट जो विषय है इसमें राज्यों की अहम भूमिका है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 75-25 का ये हिस्सा हुआ करता था। बिल्कुल। तो इसको जैसे उनको 3 से 4 मिनट का समय दिया गया बोलने का, हम में से यहां पे कोई इतना, मैं समझता हूं कि इतना कोई समझदार नहीं है, ना आप ना मैं ना कोई और, कि इसको इस 1 घंटे के या आधे घंटे के डिबेट में हम इसको खत्म कर देंगे। ये 5 साल की सरकारों के लिए भी ये सोचनीय विषय होगा, क्योंकि अगर ये जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है अभिषेक जी, अगर उस तरीके से ये सारी चीजें लागू हो जाती हैं तो आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जब इसका असर देखने को मिलेगा, तब हमारे पास इसको बदलने के लिए कुछ नहीं होगा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने ये सवाल उठाए हैं। मसलन के तौर पर इसमें जो मैं इसको देख रहा था, इसको मुझे जब थोड़ा बहुत समझने का जब मौका मिला, तो 6 क्लास के बच्चे को कोडिंग, आज जब से पबजी बैन हुआ है लोग, और जब से फेसबुक की बात होती है, लोग आज हर एक वर्ग उससे जुड़ा है, तो कोडिंग बहुत आ रहा है विषय। यहां तक कि बहुत ताज्जुब की बात है कि केंद्र सरकार ने इसको कोडिंग को 6ठी क्लास से इसमें रखा है, इसमें उल्लेख किया है कि 6 क्लास के बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी। और दूसरे तरफ आज अगर आप फेसबुक ट्विटर को खोलिएगा तो निजी जो संस्थान है उन्होंने अभी से कोडिंग का ऐड देना स्टार्ट कर दिया कि हम कोडिंग पढ़ाते हैं। ये मतलब बहुत माइक्रो चीज है, पढ़ाइए कोडिंग, अमेरिका लंदन बना दीजिए भारत को। लेकिन ये कैसे संभव है? जो जहां पे जो देश इंग्लिश और हिंदी में बटा हुआ था, आज उसको आप
क्षेत्रीय भाषाओं में बांट देने का काम करेंगे इस शिक्षा नीति के माध्यम से। तो इसमें बहुत लूप होल है जो आने वाले समय में भीषण और भयावह परिणाम देगा। कुणाल भाई आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार राजीव जी से भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जी राजीव जी, कुणाल सारंगी जी की बात आपने सुनी, तनुज भाई को भी सुन लिया और मुख्यमंत्री को भी सुन लिया, अब आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, बहुत गंभीर विषय पर आज हम सभी चर्चा करने के लिए बैठे हैं और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में बातचीत जिस रास्ते पर जा रही है, मुझे लगता है कि 1 घंटे के चर्चे में कुछ फलाफल तो होगा नहीं, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक विषय को अंजाम देने तक पहुंचेंगे। और मैं तो साधुवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिनकी आशंकाएं निर्मूल नहीं है और उनकी छोटी सी छोटी बातों को संघीय ढांचे पर प्रहार से जिस प्रकार से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र लगातार करते रहे हैं, तो ये तो देश का भविष्य है, जहां हमारे नौनिहालों का भविष्य तय होने वाला है। हम उस शिक्षा नीति के निर्धारण के लिए बैठे हैं और उस पर अगर चर्चा, परामर्श और कोई पारदर्शिता नहीं रहेगी और क्रियान्वयन की जिम्मेवारी आप राज्य सरकार पर देंगे, और जब संविधान के समवर्ती सूची पर वो आता है, तो कहीं ना कहीं जो चीजें, जिन चीजों का उल्लेख हमारे गुरुवर राम प्रवेश जी हम लोगों के गुरु रहे हैं, उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान चर्चा की कि 86 में किस प्रकार से राजीव गांधी जी के जमाने में शिक्षा नीति आया, तो कई डिस्कशंस होते थे। लेकिन आज इस शिक्षा नीति पर अगर हम व्यापक तौर पर देखेंगे, तो अगर आरएसएस विचारधारा वाले या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वैचारिक अधिष्ठान से जुड़े हुए लोगों के अलावा देश में इसका व्यापक विरोध हुआ है। हम बड़े पैमाने पर कोई नीति का निर्धारण कर दें और उसको जबरिया तरीके से अगर थोपने का प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। अभी जिस निजी संस्थान की वकालत करते नजर आए विधायक कुणाल सारंगी जी, हमारे छोटे भाई हैं, आप लगातार अनुभव के आधार पर, हम लोग पहले से ही शिक्षा में समानता के मौलिक अधिकार पर जो लगातार प्रहार होते रहे और गुणात्मक शिक्षा के अभाव में सरकारी व्यवस्था पर निर्भर हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में शिक्षा में लगातार जो सरकारें शामिल रही, वो हम 2ym दर्जे के जो प्रोडक्ट है उनको, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको निकालने का, एक खिचड़ी परोस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे और दूसरे कॉन्वेंट ओरिएंटेड, और आज जब पैंडेमिक में भी फंसे हैं, पूरे देश स्तर में फीसों को लेकर के निजी विद्यालय की मनमानी के किस्से लगातार चर्चाएं आम होती रही है, तो ये आशंकाएं निर्मूल कैसे कही जा सकती हैं। और जो पूरा दस्तावेज है नई शिक्षा नीति का, कहीं ना कहीं वो उसको हिडन रखा गया है। तो उन आशंकाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 3 मिनट के जो उनको समय मिला था, इतने गंभीर विषय पर अगर हम आज पेंडेमिक में और खास करके हम चर्चा करने बैठे हैं, तो राज्यों को कम से कम माकूल समय जरूर देना चाहिए। ये अलग बात है कि आप 5000 चर्चा हुई, किससे हुई, कहां हुई, इस पर डिस्कशन करेंगे तो अलग विषय है, लेकिन जिम्मेवारी जिनके ऊपर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संघीय शासन व्यवस्था में हम चलते हैं, तो केंद्र सरकार नीतियों का निर्धारण करती है और राज्य सरकार उनको क्रियान्वित करती है सरजमीन पर। तो जब राज्य सरकार के मुखिया या राज्य सरकार के संचालन में लोग जो लगे हुए हैं, उनको नीति की पूरी स्पष्टता साफ उनके जेहन में होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ा विषय था कि स्टेक होल्डर तो आपने बना दिया, लेकिन फंड की व्यवस्था कहां से होगी, और जिस प्रकार से निजी विद्यालयों का जो यहां पर इंट्रूजन हो रहा है और जो उनका जो फी स्ट्रक्चर है, बहुत माकूल सवाल किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और खास करके झारखंड जैसे दुर्गम इलाके में, अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहेंगे कि कहीं से कोई नहीं है, ये बेतुकी बात है, लेकिन इनके पूर्ववर्ती राज्य में जब कुणाल भाई वहां नहीं थे, आज इस पाले में बैठे हुए थे, तब वो भी इसी बात को लेकर के आवाज उठाते थे कि किस प्रकार से झारखंड के प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से बच्चों को वंचित करने के लिए विद्यालयों को बंद तक करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर दिया। हमें राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं शिक्षा और चिकित्सा को कभी भी राजनीतिक विषय के रूप में देखने का काम नहीं करता हूं। हम आने वाले भविष्य के चर्चा को लेकर के यहां बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में चर्चाएं भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। राजीव भाई, तो इन 12 सवालों का जवाब आज केंद्र सरकार को देना। नहीं, बात सही है, लेकिन इंटेलेक्चुअल पॉइंट तो यह भी कहता है कि देखिए, अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत हमारी शिक्षा नीति को थी। आप देखिएगा
कि अगर हम पिछले कुछ सालों में डिस्कवरीज के मामले में देखें तो भारत कहीं पिछड़ सा गया है। हमारे देश में नई डिस्कवरी हो क्या रही थी? हम कुछ नया कर ही नहीं रहे थे। हमारे बच्चे सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे थे, ज्ञान के लिए हम पढ़ाई ही नहीं कर रहे थे। लगातार हम देख रहे हैं कि पढ़ाई को लेकर के प्रेशराइज होकर के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, गलत एक्शन, गलत। निश्चित रूप से मैं आपकी चर्चाओं से पूरी तरह से, आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी सवाल किया ना कि शिक्षा नीति के दस्तावेज में रोजगार कहाँ है। अगर आप उस चीज की भी चर्चा कर रहे हैं तो रोजगार के साथ इसको जोड़ करके किस प्रकार से रखा गया है? सिर्फ ये कह देना कि हमने जो नीति बना दी है आप उसका क्रियान्वयन, जिस प्रकार से आप जीएसटी को ले ले, मैं इसको चर्चा में लाना नहीं चाहता था, बड़े तामझाम से पूरे भारतवर्ष में रात भर उजियाला करके संसद भवन में टूनी बल्ब जला करके जो हम लोगों ने काम किया कि 1 नेशन 1 टैक्स, आज उसका हस्र क्या है? और केंद्र सरकार ने जो वायदे किए थे तभी कि 5 वर्षों तक हम कंपनसेशन देंगे, आज उससे भी मुकर रही है। तो इन तमाम चीजों में स्पष्टता होनी चाहिए, चूंकि ये हमारे नौनिहालों के भविष्य का सवाल है। ये सवाल सिर्फ टैक्स के पैसे और राज्य के राजस्व संग्रहण से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। डॉक्टर रामप्रवेश, हम आमूलचूल परिवर्तन की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। डॉक्टर रामप्रवेश के पास मैं आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, मैकॉले एजुकेशन सिस्टम जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कहा जाता था, अब नई शिक्षा नीति की हम बात कर लेते हैं, तो क्या लगता है कितना बदलाव है उस पुरानी शिक्षा नीति और इस नई शिक्षा नीति में? कितनी रोजगार परक है, कितनी दूरदर्शिता है, कितना ज्यादा हमने इसमें रिसर्च को फोकस किया है, कितना ज्यादा हमने नई इन्वेंशंस को फोकस किया? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेक इन इंडिया, क्रिएट इन इंडिया कहते हैं, ये बात सहमत हूं मैं। उन्होंने कहा कि हमें रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप को वो आगे बढ़ाने की बात कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सेल को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं। तो इसमें जो शिक्षा नीति है हमारी, उसमें इसको कितना ज्यादा फोकस किया गया है? देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे सामने चुनौतियां 2 तरह की हैं। एक तो चुनौती हमारे पास है कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारे जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उन जहाँ की कई तरह की विविधताएं हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। दूसरी ओर है हमको कि वर्ल्ड के साथ compete करना है, तो न्यू टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस करना है। हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या है तो है बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ यूथ पावर बहुत ज़्यादा है, तो बेरोजगार यूथ को नौकरी भी देनी है। तो उसके लिए हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है, नई नई तकनीक को लाने की ज़रूरत है। तो दोनों को हम लेके चलते हैं। तो 1986 में हमारा क्या था कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। उस समय तो रखा गया था, मेन एम्फेसिस दिया गया था कि चाहे एसटी हो, एससी हो, वुमेन्स हो और सेक्शन हो, सभी को हम देंगे। आज की नई शिक्षा नीति जो है उसमें भी देखिए हम इस बात पर जोर दिया गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज को हमको लेकर चलना चाहते हैं। यहाँ भी इक्वलिटी की बात हो रही है। हम इक्वल एम्फेसिस देना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट पर देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये हमको उसी ओर ले जा रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हुए भी हम अपनी शिक्षा नीति को ऐसा बनाएं कि हमारी यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले और वर्ल्ड के साथ compete भी कर जाए। तो ऐसी स्थिति में जरूरत भी है कि हमारे बाहर के जो टेक्नोलॉजी हैं, जो बाहर के जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको हम एक्सपर्टीज हैं, उसको अपने देश में इंट्रोड्यूस करें। लेकिन साथ ही हमारा जो सबसे पिछड़ा हुआ जो सेक्शन है या स्टेट है या जिला है, उसको भी अपॉर्चुनिटी दे कि वो भी पिछड़ता नहीं चला जाए। तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और इस नई शिक्षा नीति में आगे की तो दिखाई देती है, आगे बढ़ने की काफी इसमें संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन हाँ, फिर वही इक्वलिटी वाली बात पे हम पिछड़ जा रहे हैं और प्राइवेटेशन वाली बात आके अटक जा रही है। क्योंकि प्राइवेटेशन जब भी होगा तो वो बड़े बड़े शहरों की होगा। आप देख लीजिए रांची में ही जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है, कोई तो नहीं चाहता है कि हम जाकर के लोहरदगा में अपना इंस्टीट्यूशन खोलें या जाके सरायकेला में खोलें या फिर और छोटे से जिला में खोले, क्योंकि उनको तो उससे उपार्जन भी तो करना है ना। इसलिए उनकी मंशा केवल एजुकेशन देना ही नहीं रह जाता है। तो प्राइवेटाइजेशन के होने से हम कहीं एक जगह अगर आगे बढ़ेंगे तो दूसरे पिछड़ जाते हैं। ये जरूर है कि टैलेंट बढ़ा है, चेंजेस आया है डॉक्टर साहब, और आगे डॉक्टर साहब संभावना है। एक सवाल आपसे, एक सवाल है जो आपकी बातों के बाद मेरे जहन में आ रहा है, उस सवाल पर हम चर्चा करेंगे। कुणाल भाई, तनुज भाई और राजीव जी, आपके पास भी मैं वापस आऊंगा, आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और चर्चा हो रही थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, उन सवालों पर जिन सवालों के जवाब अभी भी अनसुलझे हैं। डॉक्टर राम प्रवेश के साथ हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। एक बार फिर से मैं डॉक्टर साहब आपके पास आने की कोशिश करता हूं। एक बार फिर से एक सवाल जो आपकी बातों के बाद मेरे मन में था, कहीं पर बैठा था मैं तो एक शख्स ने मुझसे कहा कि प्राइवेटाइजेशन इज गुड, लेकिन कहां पर प्राइवेटाइजेशन सही है अगर वो सर्विस सेक्टर का हो, अगर रिसोर्स सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन होता है तो वो खतरनाक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस प्राइवेटाइजेशन जो शिक्षा की बात हो रही है उसको देखें, और जिस तरीके से निजी स्कूलों की मनमानी हम देखते हैं कि कहीं पर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है फीस के लिए, कहीं पर लगातार प्रेशराइज किया जाता है फीस के लिए, गार्जियंस तक का इंटरव्यू लिया जाता है, एक मोनोपोली सी चलती है, एक नेक्सस चलता है कि आप राजीव भाई अभी बोल रहे थे कि चिकित्सा और शिक्षा ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज ही मैं शाम में चाय पी रहा था, उस चाय की दुकान वाले ने मुझे कहा कि देखिए चिकित्सक जो चिकित्सा के क्षेत्र में है उनका और जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका, आप हो चाहे सरकार हो, चाह के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मोनोपोली चलती है। डॉक्टर साहब एक बार इन बातों को अगर समझने की कोशिश करें आपके नजरिए से, किस तरीके से? नहीं, देखिए प्राइवेटाइजेशन इसे पिछले कुछ दिनों में तो कुछ वर्षों में, पिछले कुछ विगत कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है। और प्राइवेटाइजेशन में आप देखे होंगे कि पहले एक समय था कि जो संपन्न लोग या समृद्ध लोग होते थे वो अपनी जमीन दे दिया करते थे कि इसको स्कूल खोलने के लिए, कि स्कूल खोलिए ताकि इसमें इलाके के बच्चे पढ़े लिखे उनका प्रोग्रेस हो। लेकिन आज स्थिति वो नहीं है। आज लोग सरकार, पैसे वाले सरकार से कहते हैं कि हमको जमीन दीजिए, हमको इसमें स्कूल खोलना है और हमको या कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलना है। लेकिन उसका हासिल क्या होता है, अल्टीमेटली एक बिजनेस हाउस के रूप में काम करने लग जाता है। तो कहीं न कहीं एजुकेशन देने से ज्यादा उसके पीछे मकसद, उनकी मंशा हो जाती है कि हम इसे क्योंकि अर्न मोर, तो ज्यादा कमाने की प्रवृत्ति हो जाएगी, तो वहाँ आप अपना जो बिजनेस हो जाता है, वहाँ तो जो जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, वो तो प्रताड़ित होंगे क्यों। और यही हो रहा है, यही कारण है कि आज हर जगह आप देख रहे होंगे, यही क्या दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन हो रहा है प्राइवेट स्कूल के खिलाफ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कि भाई फीस घटाओ, फीस बढ़ाओ। तो इस पर भी चेक होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। डॉक्टर साहब एक बार कुणाल शालंगी के पास चलते हैं। कुणाल साहब देखिए, जिस तरीके से अभी डॉक्टर राम प्रवेश जी से हमारी बात हो रही थी, सबसे पहले तो सरकार का जो रोल है अब तक वही साफ नहीं है। अगर रेवेन्यू रेशियो भी आप देखें तो 80% रेवेन्यू केंद्र जनरेट करता है। आप सिंपल सा इस संघीय ढांचे में देख लीजिए कि जीएसटी की बात अगर आती है, जीएसटी के लिए राज्य सरकार लगातार फरियाद कर रही है। केंद्र सरकार बोल रहा है कि भाई पैसा तो आपका रखा हुआ है लेकिन अभी हमारे पास है नहीं, तो आप एक काम करो, कर्जा ले लो। तो आगे भी अगर इस तरीके के संघीय ढांचे में टकराव आता रहेगा तो हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो तो निजी और सरकारी इसके बीच में पिसती रहेगी। आज भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, हर स्कूल में कोटा होता है कि भाई जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए एक कोटा होगा, लेकिन क्या उस कोटे के तहत हर प्राइवेट स्कूल एजुकेशन दे रहा है? तो इस तरीके के लूप होल्स हैं। इन लूप होल्स के लिए आपने क्या प्लान कर रखा है, सरकार ने क्या प्लान कर रखा है? सबसे पहले मैं जीएसटी के आपके सवाल का उत्तर देना चाहूंगा। आपने कहा कि केंद्र सरकार पैसा देना नहीं चाह रही। जो लॉसेस हैं जीएसटी के कॉम्पेंसेशन के कारण, जो लॉसेस इस बार जो हुए हैं उसमें 97,000 लाख के आसपास जो पैसा है वो सिर्फ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के चलते है। जो बाकी 1 करोड़ लाख के आसपास जो है वो कोविड के क्राइसिस के कारण हुआ है। और आप जानते हैं कोविड की जो क्राइसिस है एक असाधारण, जिसे किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं था, एक अनप्रिपेयर्ड थे पूरी दुनिया, और ये क्राइसिस हुई है। और केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। और केंद्र सरकार ने, जो आप लोन की बात कर रहे हैं, जो आरबीआई का एक स्पेशल विंडो खोलने की बात कही जा रही है जिसके माध्यम से राज्य सरकारें लोन ले सकती हैं, बाजार से भी वो स्वतंत्र रूप से लोन ले सकती हैं, जिस पर केंद्र सरकार गारंटर रहने के बाद पर भी विचार हो रहा है। तो कई ऐसी बातें जिस पर विचार चल रहा है और निश्चित रूप से उसका रास्ता निकलेगा। लेकिन कुणाल भाई जीएसटी पर मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से,
मेरी बात नहीं, ये वक्त इम्प्लीमेंटेशन का, कुणाल भाई, ये वक्त पूरी विचार करने करने दीजिए। का नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन का वक्त मैं है। आ रहा हूं भाई मेरे, मैं उसी पर आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये सारे विकल्पों पर विचार हुआ है और बहुत जल्द इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो लोग आज जीएसटी का रोना रो रहे हैं झारखंड सरकार में, कि जीएसटी जब बनाई गई थी, जीएसटी काउंसिल जो हैंड होल्डिंग थी राज्यों के लिए, वो 5 साल के लिए ही थी। 5 साल तक ही आपको उसका साथ मिलेगा, उसके बाद आपको अपने रिसोर्सेस, अपने राजस्व के रिसोर्सेस को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता अपने राज्य में। हमेशा केंद्र सरकार आपका साथ नहीं देगी। आज राज्य सरकार उस फ्रंट पर क्या कर रही है, अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, टैक्स कलेक्शन के स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए क्या कर रही है। जो उद्योग लगे हुए हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, जो उद्योग लगे वो छोड़कर जा रहे हैं। राज्य में बेरोजगारी की दर देश में सबसे ज्यादा हो चुकी है। अभी हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बात कर रहे हैं, तो डिबेट को वहां तक रखा जाए तो मेरे समझ से बेहतर होगा, क्योंकि समय का अभाव। हाँ, बिल्कुल। मैं आपके डिबेट में जो मेरे साथी जो हैं, उन्होंने जो कुछ प्रश्न उठाए, मैं उस पर जाना चाहूंगा। जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा से मेरे छोटे भाई तनुज खत्री जी ने अपने माननीय मुख्यमंत्री के वक्तव्य को ही काउंटर कर दिया आज। उन्होंने कहा कि पहले हिंदी और इंग्लिश थी, अब क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर देश को बांटने का काम करेगा एनईपी। इधर इनके माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं 8th शेड्यूल की ही भाषाओं को अगर सिर्फ दिया जाए एजुकेशन तो काफी नहीं है, और भाषाओं को इसके परमिट पर लाना चाहिए। और तनुज भाई कह रहे हैं कि क्षेत्रीय आधार पर बांट दिया जा रहा है। शायद तो आप पहले समझ ये नहीं स्पष्ट पाते। कर ले कि इनको क्या कहना है। दूसरी बात मिसगाइड दूसरी बात क्षेत्रीय भाषाओं पे जो प्राइमरी एजुकेशन की बात कही जा रही है, वो अभी 8th शेड्यूल के भाषाओं पर निर्भर है। आगे हो सकता है भाषाओं को बढ़ाया भी जाए, लेकिन जो शुरुआत हुई है उसकी तारीफ जरूर होनी चाहिए कि इंग्लिश और हिंदी के अलावा भी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें मदर टंग को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश एनईपी में की गई है। शिक्षक कहां से दूसरी लाएंगे बात, शिक्षक नियुक्त करने की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी है। यहां पर जो जेटेट के परीक्षार्थी बैठे हुए हैं 2016 से, क्यों नहीं उनको नियुक्ति करवाई जा रही है? इसलिए राज्य सरकार के जो अपने विषय हैं उसमें अगर आप अकर्मण्यता है आपकी, आप उसको केंद्र की पॉलिसी पर नहीं डाल सकते हैं। दूसरी बात, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि किसी से कंसल्ट नहीं किया गया, देश में सर्वोच्च सदन में इस पॉलिसी को पास किया गया है और देश के सदन में एसएससी की नियुक्ति आपको नहीं दिख रही है। नहीं तो अभी आप यहाँ की बात कर रहे हैं, नहीं। आप यहाँ की बात कर रहे हैं, एसएससी की बात हो रही है। अक्टूबर से नियुक्ति निकाली जा रही है। कमाल की बात है, लेकिन मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू गजब की बात कर रहे हैं कुणाल भाई आप। तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपने ये कह दिया कि किसी से कंसल्ट नहीं किया गया। क्या लोकसभा में जो डिबेट होते हैं, क्या लोकसभा में जो प्रतिनिधि करते हैं वो जनता की भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? लोकसभा में ये पॉलिसी पास हुई है। आप खर्च की बात कर रहे हैं, 4% जीडीपी का होता था शिक्षा का बजट, इसे 6% किया जा रहा है, जीडीपी का 6%। और उसमें क्लियरली उस ड्राफ्ट को आप पढ़े, उसके बाद आप इस पर डिबेट करें। उसमें स्पष्ट कहा गया है जो खर्च की कार्य योजना होगी वो राज्य सरकार से मंतव्य लेकर, राज्य सरकार से कंसल्टेशन करके ही उस पैसे को खर्च किया जाएगा। इसलिए सिर्फ नेगेटिव अप्रोच के साथ अगर किसी चीज को आप देखना चाहिएगा तो हर चीज नेगेटिव दिखेगी। माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज सारंडा में कैसे खुलेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज नॉर्थ ईस्ट में कैसे खुलेगा? नहीं खुलेगा, सिर्फ विकसित जगहों पर ही इस कॉलेज को खोला जाएगा। जबकि ये क्लियर कट एनईपी 2020 में लिखा हुआ है कि मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज 2030 तक हर जिले में खोले जाएंगे, चाहे वो जिला दुर्गम इलाके का हो, चाहे वो जिला विकसित इलाके का हो। तो सिर्फ हम अगर एक नकारात्मक नजरिए के साथ इस पॉलिसी को देखेंगे, मैं निश्चित रूप से सुझावों को वेलकम करता हूं। लोकतंत्र में बातें होनी चाहिए, सुझाव आने चाहिए, तभी मिल बैठकर इसका बेहतर विकल्प निकाला जा सकता है। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उसको निश्चित रूप से स्वीकार करके उसकी तारीफ होनी चाहिए और कैसे राज्य में इंप्लीमेंट होना चाहिए उस सही तरीके से, जो आज राज्यपाल महोदया ने कहा, उस बात से भी माननीय मुख्यमंत्री को इसको समझना चाहिए कि सिर्फ जैसे एनईटी और जेई का ये विरोध कर रहे थे, क्या हुआ? परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, आखिर आपको परीक्षा ऑर्गेनाइज करवानी पड़ी और उनकी व्यवस्था करवानी पड़ी। तो आप हर चीज पर आप सिर्फ केंद्र की कोई पॉलिसी है तो उसका विरोध ही करना है, इस नजर से अगर आप आगे बढ़िएगा तो सम्मिलित प्रयास नहीं हो पाएंगे, जिससे धरातल पर चीजें उतरने में बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तनुज भाई देखिए, पहले तो उनके स्टेटमेंट को जो उन्होंने इंटरप्रेट किया उसको मैं क्लियर कर दूं।
उसको एक एग्जाम्पल के साथ मैं पुट अप करना चाहता हूं। तमिलनाडु में जहां इनके अलायंस पार्टी है, उन्होंने इसी शिक्षा नीति का विरोध पहले ही दर्ज कर दिया है प्रधानमंत्री को लिख करके, और उन्होंने 3 भाषाओं का जो उस पर ऑप्शन दिया गया है, भाषा को बांटने का काम जो करने का साजिश की गई है, उसी पर उन्होंने वो विरोध दर्ज किया। और जो मैं क्षेत्रीय भाषा और इंग्लिश हिंदी की बात जो मैं कह रहा था अभिषेक जी, उसका सीधा मतलब ये था कि जो 8वीं अनुसूची है सिर्फ उसको इसमें शामिल किया गया है। अभी कई भाषाएं जो झारखंड की हैं, जहां से हमारे बड़े भाई कुणाल जी आते हैं, वहां हो भाषा, यहाँ की कुड़ुक भाषा, मुंडारी भाषा, और भी कई जो वो अभी तक खोरठा बोलता हूँ, खोरठा, हाँ आप कहते हैं, आपको मैंने बोलते हुए सुना है, तो वो शामिल नहीं है। तो इससे क्या डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा? पहले तो हम लड़ ही रहे थे उन भाषाओं के, आपको जो एक दूसरे दर्जे से देखने का काम किया जाता था, आज फिर आप जो आप अपने स्टेट में लड़वाएंगे। पहले तो अब यहां का बच्चा को दिल्ली में एक्सेप्टेंस नहीं था, ठीक है, अब अपने इंटर स्टेट में आप उसको बाइफरकेट कर देंगे, तो ये इस तरीके से बांटने की साजिश हो रही है। ये मेरा कहने का मतलब था। चूंकि सबने लंबी लंबी बातें कही, इसमें कुछ बातें जो है मैं और ऐड करना चाहूंगा। चूंकि प्राइवेटाइजेशन को इस डिबेट में बहुत दुर्भाग्य की बात है, उसके पक्षधर होने के नाते यहां पे बात कही गई, जो झारखंड की जनता सुन रही होगी अगर, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि सभी वर्ग के लोग आपके चैनल को अभी देख रहे होंगे इस वक्त, तो बहुत दुख हो रहा होगा उनको कि किस तरीके से निजीकरण को और व्यवसायीकरण को प्रमोट किया जा रहा है। वो बहुत दुख की बात है। टॉप 100 यूनिवर्सिटी को इनवाइट किया गया है, फॉरेन 100 यूनिवर्सिटीज को। कहां से फिजिबल है? वो वहां की, हमारे बड़े भाई खुद फॉरेंस की डिग्री लिए हुए हैं, इनको अच्छे से पता है कि कितनी फीस होती है फॉरेन में। कैसे फिजिबल रहेगा भारत के लिए वो? और भारत में हम चूंकि भारत की शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, तो ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर है। इस बात का उल्लेख किसी ने अभी तक नहीं किया। सीधे हम प्राइवेटाइजेशन पर आ गए और बहुत अच्छे से उसको डिफेंड कर दिया। इसमें प्रॉफिट मेकिंग है ही नहीं ये सब्जेक्ट। इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आज चर्चा में नहीं आया कि ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर है हमारा एजुकेशन और स्वास्थ्य की स्थिति तो देख रहे हैं हम लोग। अगर प्रॉफिट मेकिंग में जितने लोग जा रहे हैं, स्वास्थ्य में क्या हो रहा है? कोई बॉडी जाती है, दूसरी बॉडी आती है। तो ये कहने का मतलब ये है अभिषेक जी कि शिक्षा को अभी तक तो यहां के प्लेयर्स इसमें आ रहे थे, अब तो फॉरेन के प्लेयर्स जब आ जाएंगे, कहां से कोडिंग पढ़ाने के लिए हमारे शिक्षक कैपेबल हैं? और आप बोलिएगा कि हमारे शिक्षक कोडिंग नहीं पढ़ा सकते हैं। कौन पढ़ाएगा? फॉरेन से जो लोग आएंगे उनको दे देंगे पढ़ाने के लिए। तो अगला हम जियो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए ये शिक्षा नीति बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पाया जो है, मतलब आप चाह रहे हैं कि कोडिंग की पढ़ाई ना हो? बिल्कुल हो, बिल्कुल हो, लेकिन कैसे होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, उसको डेवलप करने के लिए इसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का कब तक रोना रोएंगे? हमें कहीं ना कहीं तो स्टेप लेना पड़ेगा। कर दीजिए स्टार्ट, आप प्रेप से स्टार्ट कर दीजिए। होता है, बाहर में होता है, प्रेप से स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन ये विदेश नहीं है ये, और खास करके झारखंड। नहीं तो हमें बनाना पड़ेगा ना, हमको उस लेवल का करना जहां पर हमें उसकी चर्चा शिक्षा नीति में है। बजट की चर्चा है, नहीं है? कितने पर राशि खर्च होगी, नहीं है। आज दुर्भाग्य की बात है, पूरा देश के युवा ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि परीक्षा लो। आज रोजगार नीति अगर आती ना तो उसका स्वागत होता, लेकिन रोजगार नीति नहीं, शिक्षा नीति आ रही है। आपको आज के समय में रोजगार नीति लाने की जरूरत। राजीव जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। राजीव जी इस मुस्कुराहट का राज हमें भी बताइए थोड़ा। नहीं, मैं तो कुणाल जी को मुस्कुराते हुए देख करके मुस्कुरा रहा हूं कि मेरे भाई आजकल कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं। और मैं आपके टीवी का जो फ्रेम है ना, उस फ्रेम में जो एड चल रहा है, एक तरफ सरला बिरला यूनिवर्सिटी, कैपिटल यूनिवर्सिटी, उसको देख करके मैं भविष्य की फ्रेम को देख रहा हूं। और उस फ्रेम को देख करके आगे आने वाले दिनों की हम कल्पना कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि कुणाल भाई को अवसर मिला, वो विदेश से पढ़ करके आए और आज अपने पढ़ाई का उपयोग यहाँ के जनमानस की सेवा करने के लिए कर रहे हैं।
लेकिन जो आशंकाएं हैं, कहीं मैंने सीधे कोई राजनीति विषय की चर्चा नहीं की, मैंने अस्पष्टता की बात की। आज मुख्यमंत्री जी ने भी फंड की जो चर्चा की कि हम इन चीजों को, आपने कहा ना कि कब तक हम इसका रोना रोएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्टता होनी चाहिए ना। ये तो नहीं होना चाहिए कि रघुवर जी के जैसा जो है हजारों स्कूल को बंद कर दें हम नियुक्ति की बात कर रहे हैं। तो आज तो मैं कुणाल जी को याद दिला दूं कि अभी 2-4 दिन पहले केंद्र सरकार की एक सर्कुलर जारी हुई है कि नई नियुक्तियों पर बैन लग गया पैंडेमिक में। तो एक आंख बंद करके अगर तस्वीर का दोनों रुख आप देखना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है। आप जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार जो है वो अपने संसाधनों को दुरुस्त नहीं कर रही है, सिर्फ जीएसटी के भरोसे बैठी हुई है, तो आपके लिए पेंडेमिक है जहां आपके लिए और भी अवसर है। लेकिन राज्य सरकार तो सीमित संसाधनों के बावजूद अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है और इस राज्य का वाजिब हक मांग रही है। ये कोई खैरात नहीं मांगा जा रहा है जीएसटी के रूप में। और 5 साल तक 14% देने का जो कंपनसेशन देने का जो वायदा किया गया था, उस कंपनसेशन का क्या हुआ, मैं कुणाल भाई से ये पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार उन वायदों से क्यों मुकर रही है भाई। और जो हमारा पिछला बकाया है, न सिर्फ जीएसटी, जो हमारे संसाधनों का उपयोग, जो हम एक संघीय शासन व्यवस्था में जीते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे संसाधनों का उपयोग अगर देश के विकास के लिए किया जा रहा है तो उसका जो हमारा हक है उसका भुगतान कब और कैसे होगा। आज जीडीपी की चर्चा कर दी इन्होंने कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 6%, आज जीडीपी गिर गया 23% नीचे, तो कल बोलेंगे कि अब तो जीडीपी गिर गया, अब राज्य सरकार संभाले। तो नीति में जब हम नीतियों का निर्धारण करते हैं तो आंख बंद करके नीतियों को नहीं बनाना चाहिए, कम से कम आंख खोल करके चीजों को स्पष्ट तरीके से। ये आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, तो एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा वाला भी कहावत याद कर लीजिए अभिषेक जी। ये दोनों नहीं चलेगा। और बोलने में बहुत महारत हासिल रखते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, बोलने में इनका कोई मुकाबला नहीं। और कुणाल भाई तो हम लोग के साथ रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग बोलने, हम लोग भी सीखे हैं, कुणाल जी से भी सीखते। मैं तो लगातार सीखने का प्रयास करता रहता हूं। मैं जानता हूं कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं शब्दों के चयन में ही लोगों को किस प्रकार से भरमाया जाता है, इसमें आज जो केंद्र सरकार में भाजपा नीति सरकार काम कर रही है वो बहुत महारत हासिल रखती है। चलिए, थोड़ा समय का अभाव है राजीव जी, आपके सवाल का जवाब थी उसका प्रकटीकरण। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा समय का अभाव है। आपने कुणाल जी के स्माइल की भी तारीफ कर दी, उनके बोलने के अंदाज की भी तारीफ कर दी। कुणाल भाई कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, बोले कुणाल जी। बस मैं भी, समय का अभाव है, मैं उसका सम्मान करता हूं जी। जो राजीव भाई ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है नई नियुक्तियां नहीं होने वाली है, ये इसका सर्कुलर मैं आपके माध्यम से उनसे मांगना चाहूंगा कि कौन से केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ने कहा है कि नई नियुक्तियों पर बैन लगने वाला। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके सहयोगी दलों ने चुनाव के समय में जो 5 लाख नौकरियों की बात कही थी, जो जेपीएससी साल में जरूरत पड़ने पर 2 बार, इन बातों पर कौन चर्चा करेगा? दो तो ये आखिर क्यों हो रहा है? जेपीएससी पर कुछ नहीं बोलेंगे। 2 करोड़ नौकरी के बारे में नहीं, जेपीएससी पर पूरे 2 साल तक सदन को नहीं चलने दिया गया। आज युवाओं के साथ ये क्यों अन्याय किया गया राज्य सरकार के द्वारा? क्यों यूटर्न लिया गया? छात्र बैठे हुए, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। नहीं, पंचायत सचिव को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी बैठा कर रखा गया है। जो आपके हाथ में वो आप नहीं करेंगे। और सारी बातें जो इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में जिस तरह से पूरे देश को साथ में लेकर चलने पर जो केंद्र सरकार काम कर रही है, उसको स्वीकार नहीं करके सिर्फ नकारात्मक नजरिए से नकारात्मक बातें करेंगे। चलिए पहले कहेंगे कि हमें कुणाल भाई, समय बहुत कम है हमारे पास, समय बहुत कम है। एक फाइनल कमेंट राम प्रवेश जी कुछ बोलना चाहते हैं, एक फाइनल कमेंट राम प्रवेश जी, हमारे पास 30 सेकंड का समय है, अपनी बात रख दें। नहीं, मैं राजनीति की बात तो नहीं करूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है, चाहे पिछड़ा हो चाहे, इसका मेन मकसद एक ये भी है, सबसे बड़ा मकसद है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, और इसी को ध्यान में रखकर वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया गया था। मैं आपको याद दिला दूं कि वोकेशनल एजुकेशन का शुरुआत
1994 में यूजीसी ने किया था और सारे कॉलेजों में धीरे धीरे एजुकेशन इसको लागू किया गया और वहां से निकले हुए बने हजारों लाखों लड़के जो है आज एम्प्लॉयड है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो एजुकेशन वोकेशनलाइजेशन जो है वो सरकारी संस्थाओं से नहीं की जा सकती, ऐसी बात नहीं है। जरूरत है उनको स्ट्रेंथन करने की, वहाँ टीचर की व्यवस्था हो, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो, वो तो उनसे हमारे जो हर सेक्शन का जो सोसाइटी सेक्टर है उसका जो एस्पिरेशन है उस फुलफिल हो सकता है। केवल प्राइवेटाइजेशन ही इसका उपाय नहीं है, उपाय नहीं, और भी कई उपाय हो सकते हैं, बैठ के विचार करने की। देखिए वोकेशनल कोर्स की बात है तो मैं ऐड ऑन कर देता हूं कि ज्यादातर जो वोकेशनल कोर्स होते हैं वो सेल्फ फाइनेंस होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो छात्र से ज्यादा फीस ली जाती है। तो एक तरफ और भी बात है, हालांकि ये बहुत कम समय है, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसको मार देने का भी एक साजिश है ताकि वोकेशनल सब्जेक्ट्स आए और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिले। देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं भी दे देता हूं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत तो थी, रिफॉर्म की जरूरत ऐसे थी, अब मैं अपना उदाहरण दे देता हूं कि देखिए मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आपके सामने समाचार पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन की तो जरूरत थी, पर वो कुणाल भाई समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, इसीलिए आप सबों से मैं विदा लेना चाहूंगा। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जरूरत है इस परिवर्तन की। अब ये परिवर्तन जो किया गया है ये वक्त की डिमांड है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर इतना जरूर है कि इस पर चर्चा की जरूरत है। 1 घंटे का समय आज हमारा थोड़ा कम पड़ गया, लेकिन इस पर चर्चा की अगर जरूरत है तो इस पर चर्चा हम आगे भी करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।